आइए देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया से और दो स्ट्रक्चर्स जो ओरिजिनेट हुई हैं, जो बनी हैं, और वो किस तरह से बनी और वो क्यों बनी। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि पूरे जोश में होंगे, पूरे जुनून में होंगे और डटे होंगे अपने एम को पाने के लिए। तो आज जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो आज मैं आपको बताऊंगा, वो है कि आपने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में तो सुना है, आपने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ा भी होगा। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया से और दो चीज़ें ओरिजिन हुई हैं, और वो हैं हमारी हाइड्रोजिनोसोम्स एंड माइटोसोम्स। आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर हाइड्रोजिनोसोम्स एंड व्हाट आर माइटोसोम्स, हाउ दे आर सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया एंड हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कैरी आउट एसेंशियल metabolic functions of the eukaryotic cell. Mitochondria carry out anaerobic respiration in the cell, synthesis of the iron sulfur clustered assembly, and biosynthesis of the heme group is also carried out by the mitochondria. Carry out aerobic respiration in the eukaryotic cell. Now what are hydrogenosomes? Hydrogenosomes क्या हैं, हम इसके बारे में डिटेल में करते हैं यहाँ पे डिस्कस। हुआ क्या कि with time mitochondria undergo reductive evolution. Now what is reductive evolution? When complex forms is converted into the simpler form. इसका दूसरे शब्दों में क्या मतलब हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ, इसका दूसरे वर्ड्स में अगर हम बोलें कि रिडक्टिव एवोल्यूशंस इन माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, उससे सिंपलर स्ट्रक्चर बनने की प्रोसेस को रिडक्टिव एवोल्यूशन बोला गया। From complex to simpler form, formation of the simpler forms from the complex form, that is from mitochondria, हाइड्रोजिनोसोम्स एंड माइटोसोम्स बनते हैं, तो उसको बोला रिडक्टिव एवोल्यूशंस। अब इसके बारे में हम और ज़्यादा डिटेल में करते हैं कि व्हाट इज हाइड्रोजिनोसोम। आइए देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया से और दो स्ट्रक्चर्स जो ओरिजिनेट हुई हैं, जो बनी हैं, और वो किस तरह से बनी और वो क्यों बनी। हमने आज तक तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में ही सुना था। टू मोर ऑर्गेनेल विच आर फॉर्म फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रिया। आइए देखते हैं। दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया से दो स्ट्रक्चर्स यहां पे बनी, एक है हाइड्रोजिनोसोम और दूसरा है माइटोसोम्स। एक हमारे पास यहां पे आई हाइड्रोजिनोसोम्स। माइटोकॉन्ड्रिया से दो और ऑर्गेनल बने, और वो हैं हाइड्रोजिनोसोम्स और माइटोसोम। आज का जो हमारा लेक्चर है इसी के ऊपर फोकस्ड है कि व्हाट आर द हाइड्रोजिनोसोम्स, what are the mitosomes? तो माइटोकॉन्ड्रिया is a complex structure. It is a complex structure. With evolution और with time हुआ क्या कि इस complex structure ने simpler structures बनाई, और वो structures कौन सी हैं? हाइड्रोजिनोसोम्स एंड माइटोसोम्स। अब इसको माइटोकॉन्ड्रिया को दो simpler structure बनाने की जरूरत पड़ी क्यों, अब वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से जब भी सिंपल स्ट्रक्चर बनती है तो उसको बोलते हैं हम रिडक्टिव एवोल्यूशन। रिडक्टिव इवोल्यूशन। तो अब हमें एक चीज तो बिल्कुल समझ आ रही है कि माइटोकॉन्ड्रिया में रिडक्टिव एवोल्यूशन हुआ विद टाइम, और उसने दो ऑर्गेनल अपने में से और ओरिजिनेट किए और बनाए, और वो हैं हाइड्रोजिनोसोम और माइटोसोम्स। हमारे एमएससी के स्टूडेंट्स हैं या आगे हायर स्टडीज में जाते हैं, वहाँ पे और कॉम्पिटिटिव में जाते हैं, तो वहाँ पे कई बार इसके बारे में पूछा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया आखिर क्या जरूरत पड़ी कॉम्प्लेक्स से सिंपलर की तरफ जाने में, और रिडक्टिव एवोल्यूशन जो यहाँ पे हुआ और जिसके थ्रू इसने दो ऑर्गेनल यहाँ पे बनाए, हाइड्रोजिनोसोम्स और माइटोसोम्स, वो आखिर क्यों बने, कहाँ पे ये पाए जाते हैं, किन सेल्स में ये होते हैं। चलिए देखते हैं इसकी डिटेल के बारे में। हाइड्रोजिनोसोम जो ऑर्गेनल माइटोकॉन्ड्रिया से बना, अब उसकी डिस्कवरी और उसकी अकरेंस के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे डिटेल में।
तो हाइड्रोजिनोसोम की जो डिस्कवरी की थी वो की थी डीजी लिनमार्क एंड एम मुल्लर ने। कब की थी? 1973 में। किस ऑर्गेनिज्म में इन्होंने इसको डिस्कवर किया था? वो था ट्राइट्रिकोमोनस फिटस। और ट्राइट्रिकोमोनस फिटस जो है इट इज ए पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म। अब पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म है तो ये कहां पे पाया जाता है? नेक्स्ट हमारे मन में ये क्वेश्चन आता है। इट इज फाउंड इन द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक ऑफ द कैट and reproductive tract of the cattle. When they are found in these two tracts, so there are anaerobic conditions, वहां पे anaerobic conditions होंगी और ये जो parasitic फॉर्म है ये वहां पे वेल अडाप्टेड है यहाँ पे ये उस इन्वायरमेंट में। और वो अब हमें तो ये देखना है कि वो अडाप्टेड हैं क्यों, आखिर वो किस वजह से वहां पे वेल अडाप्टेड है। क्योंकि हमने देखा है कि जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया तो एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है, ये एनएरोबिक कंडीशंस में है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया था हमारा उसने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया किस में? हाइड्रोजिनोसोम में। ओके, अब हम देखते हैं कि हाइड्रोजिनोसोम्स इसके अलावा कहां कहां पाया जाता है। जो फर्स्ट है दैट इज इन फ्लैजिलेटेड ट्राइकोमोनैड्स। अब जो इस कैटेगरी में जो ऑर्गेनिज्म आएंगे दे आर एनएरोबिक एंड पैरासिटिक फॉर्म्स। ये भी एनएरोबिक कंडीशंस में यहाँ पे ग्रो हो रहे हैं। द नेक्स्ट इज फ्री लिविंग एनएरोबिक सिलिएट्स। अब ये जो है ये पैरासिटिक फॉर्म है, ये जो है ये फ्री लिविंग है। तो इस कैटेगरीज में कौन कौन से आए? ट्राइमीमा, प्लेजियोफाइला एंड मेटोपस। ये तीन तरह के जो ऑर्गेनिज्म है वी हैव इंक्लूडेड इन दिस हेडिंग। थर्ड कैटेगरी है दैट इज एनएरोबिक काइटिडियोमाइसीटीज फंजाई। अब इसमें जो एग्जाम्पल है दैट इज नियोकैलिमेस्टिक्स, जो इसमें एग्जाम्पल है। दिस फंगस इज फाउंड इन द रूमेन ऑफ द हार्बीवोर। तो हमने यहाँ पे हाइड्रोजिनोसोम की डिस्कवरी के बारे में जाना, इसकी अकरेंस के बारे में जाना। अब हम आगे इसके जनरल फीचर्स देखेंगे कि ये किस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया से अब अलग है, क्या जरूरत पड़ी थी इन ऑर्गेनिज्म को हाइड्रोजिनोसोम बनाने की। माइटोकॉन्ड्रिया में डीजनरेटिव एवोल्यूशन करके, मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्म है माइटोकॉन्ड्रिया जिसमें कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। अभी आपको आगे मैं बताऊंगा कि ये सिंपलर क्यों है। तो लेट अस सी द basic general features of the hydrogenosomes, why these organisms have developed this type of organelle and not mitochondria। तो अब हम देखते हैं कि जो हाइड्रोजिनोसोम है वो माइटोकॉन्ड्रिया से किस तरह से वो अलग हुआ। माइटोकॉन्ड्रिया में आपने क्या देखा है? एक जनरल सी डायग्राम बनाते हैं। दिस इज अ माइटोकॉन्ड्रिया। समझने के लिए हमने एक इसकी डायग्राम बना ली। यहाँ पे क्या था? न्यूक्लियोइड था, ये डबल मेम्ब्रेन थे। ये क्या था? यहाँ पे क्रिस्टा। ये क्या था? न्यूक्लियोइड। यहाँ पे क्या हुआ हाइड्रोजिनोसोम में? इसमें क्या हुआ कि इट इज ए डबल मेम्ब्रेन सिस्टम। इसमें भी डबल मेम्ब्रेन सिस्टम है पर इसमें क्रिस्टी आर एब्सेंट। इसमें क्रिस्टी नहीं है। ओके, अब क्रिस्टी नहीं है। जीनोम्स, जीन्स आर आल्सो absent in this. They lack genomes, they lack crista. In hydrogenosomes, cristies are generally absent. What in rare cases cristae may develop. Hydrogenosomes also lack nucleoid. Genes are absent, genome is absent. अब क्या है? यहां पे देखिए दोनों डबल मेम्ब्रेन है, यहां भी डबल मेम्ब्रेन है। तो हाइड्रोजिनोसोम इज आल्सो ए डबल मेम्ब्रेन सिस्टम लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया। व्हाट दे लैक? क्रिस्टा, दे लैक न्यूक्लियोइड्स, साइटोक्रोम इज आल्सो एब्सेंट, क्रेब्स साइकिल इज आल्सो एब्सेंट। व्हाट इट इज प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रिया। सिमिलरिटी ये हुई इन दोनों में कि डबल मेम्ब्रेन सिस्टम है। अब इसमें एब्सेंट क्या है? हमने लिख लिया क्रिस्टी। द नेक्स्ट इज डीएनए और जीनोम is absent in the hydrogenosomes. Cytochrome is also absent in the hydrogenosome. Next is
Krebs cycle do not occur in the hydrogenosomes। अब Krebs cycle यहाँ पे नहीं है तो किस तरह से ये ATP बनाएंगे? ये सारी चीजें यहाँ पे एब्सेंट है, तो यहाँ पे क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं यहाँ पे ATP, और क्या बनती है यहाँ पे? CO2। जब ग्लाइकोलिसिस से होते हुए एसिटाइल कोएंजाइम से Krebs साइकिल आगे चलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और ATP हमें यहाँ पे मिलते हैं। तो अब यहाँ पे तो क्रिस्टी ही नहीं, यहाँ पे क्या है, हमें ATP तो मिलते हैं, जो मैं आप यहाँ पे ATP तो बनेंगे, CO2 भी बनेगी, ओके, पर साथ में यहाँ पे क्या बनेगी? मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन गैस, हैंस इट्स नेम हाइड्रोजिनोसोम। तो ये जो यहाँ पे वर्ड लिया है हाइड्रोजिनोसोम्स, ये इसी की वजह से है प्यारे बच्चों। जो यहाँ पे ATP बने वो बने एरोबिक रेस्पिरेशन से। किससे बने? एरोबिक रेस्पिरेशन से। जो यहाँ पे ATP बने ये बने एनएरोबिक रेस्पिरेशन। इसका क्या मतलब हुआ? थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे और थोड़ा सा डिटेल में ले जा रहा हूं। ये देखिए, हमें पता है कि ये हमारा सेल है, ये हमारा अंदर न्यूक्लियस है, और यहाँ पे हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, दिस इज अवर माइटोकॉन्ड्रिया। अब आपको याद होगा कि जब हम माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन पढ़ते हैं कि किस तरह से हमें ATP बनता है, तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म में क्या चलता है? ग्लाइकोलिसिस, और इसके मैट्रिक्स में क्या चलता है? Krebs साइकिल। अब देखिए कि ये जो ग्लाइकोलिसिस है इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल किसमें कन्वर्ट होता है? पायरुविक एसिड, एंड इट इज प्रेजेंट इन द हेयर साइटोप्लाज्म। ये सारी प्रोसेस कहां पे होती है? साइटोप्लाज्म में। ये सारी प्रोसेस होती है साइटोप्लाज्म में। अब होता क्या है? हाइड्रोजिनोसोम के ऊपर हमारा आज फोकस है। हाइड्रोजिनोसोम में क्या होता है कि जो हमारी ग्लूकोज सेल, क्योंकि सेल के अब यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया की जगह क्या होगा? अब यहाँ पे सेल होगा, यहाँ पे न्यूक्लियस होगा, और यहाँ पे ये हाइड्रोजिनोसोम्स होंगे। तो अब यहाँ पे पायरुविक एसिड तो सेम उसी प्रोसेस से ग्लाइकोलिसिस से यहाँ पे बनेगा। देन दिस पायरुविक एसिड एंटर इनटू द हाइड्रोजिनोसोम। इन हाइड्रोजिनोसोम देयर इज एनएरोबिक कंडीशंस, ओके, वहां पे एनएरोबिक कंडीशन है। तो बाय द प्रोसेस ऑफ द फर्मेंटेशन यहां पे हमें क्या मिलता है? ATP, CO2, और बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलता है? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजिनोसोम्स, अब देखो डीजनरेटिव एवोल्यूशन यहां पे हुआ, इसके क्रिस्टा यहां पे लॉस हो गए, यहां पे इसका DNA लॉस हो गया, तो दिस इज कॉल्ड एज ए डीजनरेटिव एवोल्यूशन। कॉम्प्लेक्स फॉर्म से जब सिंपल फॉर्म यहां पे बनी, इसको बोला डीजनरेटिव। तो अब आपको ये बात बिल्कुल समझ आ गई होगी बच्चों कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो डीजनरेट होता है, और डीजनरेट होके वो दो फॉर्म्स बनाता है। और वो बनाता क्यों, जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसी कंडीशंस में ग्रो होते हैं, जैसे हमने ट्राइकोमोनास फीटस यहाँ पे देखा, जो पैरासिटिक फॉर्म है, जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में रहता है, या र्यूमन में है, या रिप्रोडक्टिव ट्रैक में है, तो उनको वहां पे इस तरह का सिस्टम चाहिए जहां एनएरोबिक कंडीशंस में भी वो एनर्जी प्रोड्यूस कर सके। तो अब यहां पे क्या है? ये डीजनरेट हुआ। एक बात तो यहां पे क्लियर हो गई कि ये जो प्रोडक्ट बना, ये जो ऑर्गेनल बना हाइड्रोजिनोसोम, दैट इज फॉर्म फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रिया, एंड बाय डीजनरेटिव इवोल्यूशन। एक चीज तो हमें आज ये पता लगी कि हाइड्रोजिनोसोम एक नई टर्म है आप लोगों के लिए। ये किससे बनी? माइटोकॉन्ड्रिया से डीजनरेट हुई। बिल्कुल क्लियर है कि क्रिस्टा इसके उड़ गए, इसका DNA यहां पे उड़ गया, देखिए साइटोक्रोम इसके चले गए, Krebs साइकिल इसमें नहीं रहा, तो ये कॉम्प्लेक्स से सिंपलर फॉर्म में बदला। हुआ क्या कि
जो नॉर्मल सेल है हमारे यूकैरियोटिक सेल, वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वहाँ पे बाहर ग्लाइकोलिसिस चलती है, जहाँ ग्लूकोज जो है वो पायरुविक एसिड में बदलता है और पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम के रूप में बदल के फिर कहाँ जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ये हम किसी दूसरे वीडियो में और पूरे डिटेल में हम इसको करेंगे, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस को पूरा करेंगे हम, पर यहाँ पे हमारा फोकस है हाइड्रोजिनोसोम के ऊपर। अब सेल्स तो हैं जो हमने बताया ट्राइकोमोनास फीटस, उसमें यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजिनोसोम। पायरुविक एसिड तो उसी तरह से यहाँ पे एंटर करेगा, पर ये अंदर जाके वहाँ पे एनारोबिक कंडीशन होती है, ऑक्सीजन भैया वहाँ पे होती नहीं है, ऑक्सीजन की टोटली एब्सेंट वहाँ पे। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, हमें एटीपी मिले, CO2 मिले और साथ में यहाँ से क्या रिलीज हुई, हाइड्रोजन गैस। और इसी के ऊपर साइंटिस्टों ने इसका नाम रख दिया हाइड्रोजिनोसोम। तो होप हाइड्रोजिनोसोम के बारे में आपको बिल्कुल फंडा इसका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि आखिर हाइड्रोजिनोसोम जब भी अब आपके सामने आएगा तो आपको सीधा सा होगा कि भैया माइटोकॉन्ड्रिया था, वो डिजेनरेट हुआ, कुछ उसने क्रिस्टी लॉस किए, कुछ साइटोक्रोम क्रेब्स साइकिल गया, डीएनए गया वहाँ पे, और जो एक सिंपलर फॉर्म बनी वो कुछ ऑर्गेनिज्म की को सरवाइव करने के लिए कुछ ऐसी कंडीशंस बनी उनके लिए, एनएरोबिक कंडीशंस में वो रहते हैं, वहाँ पे उसकी अडाप्टेशन के लिए, वहाँ उसके सर्वाइवल के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज आपको इसके बारे में, इसकी डिस्कवरी के बारे में बताया, इसकी अकरेंस के बारे में बताया, इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया और इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आपको बताया। होप अब आपका पूरा का पूरा ये जो हाइड्रोजिनोसोम का जो कंसेप्ट है वो पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको लगता है इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो अब हम नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया से बनी थी, दैट इज माइटोसोम्स। माइटोसोम्स और ज़्यादा सिंपलर फॉर्म है हाइड्रोजिनोसोम से भी। अब यहाँ पे देखिए आप, जो माइटोसोम्स है इट वाज डिस्कवर्ड इन 1999। अब माइटोसोम जो है इट इज आल्सो डबल मेम्ब्रेन सिस्टम। इट इज फाउंड इन द यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। फॉर एग्जांपल एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, उसमें माइटोसोम्स होंगे। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका में माइटोसोम्स होंगे। सो माइटोसोम्स का रोल क्या है, इट प्ले रोल इन द आयरन सल्फर क्लस्टर असेंबली। इट लैक द जीनोम, इट लैक द डीएनए। अब माइटोसोम्स को अगर कुछ अगर प्रोटीन्स चाहिए या कोई और चीज़ें अंदर चाहिए तो वो कहाँ सिंथेसाइज होगी, उसको डायरेक्शन कहाँ से आएगी जब इसका अपना डीएनए अब्सेंट है। इट कम्स फ्रॉम द न्यूक्लियर जीनोम। जो इसके जीन्स हैं, जो इसकी जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए जो जो इसको अंदर बायोमॉलिक्यूल्स जो इसको अंदर चाहिए, वो उसको जो डायरेक्शन आएगी वो आएगी अब न्यूक्लियर जीनोम से। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया बहुत सारे प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट्स, बायोमॉलिक्यूल्स अपने में ही सिंथेसाइज कर लेता है, तभी तो उसको हम सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल भी बोलते हैं। इट इज़ ए सिंपलर फॉर्म्स। इसमें क्या होगा, ये क्या है, इसमें इट इज़ ए डबल मेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है, सिंपली वेरी सिंपल फॉर्म्स। तो अब आपको माइटोसोम्स के बारे में भी पता लग गया होगा कि ये किस तरह का है, किस तरह की इसकी स्ट्रक्चर है। तो आइए अब हम देखते हैं तीनों को एक साथ, माइटोकॉन्ड्रिया को, हाइड्रोजिनोसोम को और माइटोसोम्स को, कि आखिर इनमें व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थ्री, और साथ में हमारा इसका वो रिवीजन फिर से हो जाए। अब तक हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जाना, हाइड्रोजिनोसोम के बारे में और माइटोसोम के बारे में बहुत डिटेल में हमने यहाँ पे देखा, और फिर से इसको एक रिवीजन देते हैं ताकि आपको वन शॉट ये बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो लेट अस सी। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए जीनोम इज प्रेजेंट, हियर इट इज प्रेजेंट, इट इज absent here and it is also absent here। माइटोसोम्स में डीएनए टोटली absent है, हाइड्रोजिनोसोम में डीएनए बिल्कुल absent है, माइटोकॉन्ड्रिया में ये प्रेजेंट है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया
it is present here and it has oviquinone that is present what rhodoquinone is present. Here it is absent. Here ATP are produced by aerobic respiration. Here by anaerobic respiration, and here it is absent. नेक्स्ट पॉइंट इज फॉस्फोराइलेशन. माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सी फॉस्फोराइलेशन होती है? वो है ऑक्सीडेटिव. और इसमें कौन सी है? सबस्ट्रेट लेवल, एंड इट इज अब्सेंट हेयर. तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपने एक बिल्कुल जो नई दो टर्म्स हाइड्रोजिनोसोम्स और माइटोसोम्स आज यहाँ पे सीखी, अब ये आपको पूरी तरह से समझ आ गई होंगी. अगर आपको फिर भी इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख सकते हो, एंड आई विल रिप्लाई टू ऑल दोज कमेंट्स. ओके, अब थोड़ा सा हम फिर इसको कंक्लूड करें. जो माइटोकॉन्ड्रिया है उससे हमें आज पता लगा कि दो सेल ऑर्गेनल इवॉल्व हुए हैं, फॉर्म हुए हैं. ऐसे तो हमने अक्सर देखा है कि एवोल्यूशन सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ चलता है, ठीक है, उसको प्रोग्रेसिव एवोल्यूशन बोलते हैं. पर माइटोकॉन्ड्रिया के केस में क्या हुआ कि रिडक्टिव एवोल्यूशन हुआ, कॉम्प्लेक्स से सिंपलर की तरफ गए, और वो पूरा हमने डायग्राम में यहाँ पे देखा वो किस तरह से कॉम्प्लेक्स से सिंपल स्ट्रक्चर और कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पे एब्सेंट थी वो बनी, कॉम्प्लेक्स से सिंपलर चीज़ें बनी, और क्या क्या चीज़ें एब्सेंट थी हमने वो भी देखा यहाँ पे. अब क्या हुआ कि ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसी कंडीशंस में रहते हैं, वहाँ एनारोबिक कंडीशंस हैं, तो फिर इनका एवोल्यूशन हुआ. और ये बिल्कुल दो नई टर्म्स हैं, और होप कि आपको फंडा क्लियर होगा. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ, जहां हम कुछ यूनिक चीजें करेंगे. जय हिंद. तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही. मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो. तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें और पूरे जोश में रहें.